जवाब दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी पर हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारी काफ़ी सारी उलझनें आप सुलझा रहे हैं, लेकिन अब जब हम बुलियन मार्केट की बात करें, सोने की चमक लगातार बढ़ रही है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, मुश्किल वक्त में जब दुनिया भर में मंदी का माहौल हो तो आमतौर पर गोल्ड रिटर्न देता है। और ये पिछले 1.5-2 साल छोड़ दें तो सोना बहुत ठंडा रहा, वहाँ पैसे बने नहीं। अब गोल्ड फंड में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या इस वक्त, इसको लेकर दो चीजें हैं। ठीक है, मानसी, एक बात तो क्लियर है कि गोल्ड में अभी भी तेजी बाकी है, यहाँ से और तेजी, यहाँ भी तेजी बाकी है। जब तक दुनिया सब ठीक ठाक ना हो जाए ना, तब तक गोल्ड कमजोर नहीं होगा। लेकिन क्या इतना बढ़ने के बाद आपको गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा सा छोटा हिस्सा आपका गोल्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गोल्ड में ना मोटा पैसा लगा दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% और कम से कम 5%, 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में जा सकता है इस लेवल पर, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी नजर है बुलियन मार्केट पर तो फिर इस लेवल पर मतलब इतना। देखिए, और दूसरी चीज़ क्या है, मैं मना क्यों कर रहा हूँ वो भी एक चीज़ बताऊँ। बाय डिफॉल्ट इंडियंस है ना, गोल्ड में कहीं न कहीं आपका एक्सपोजर है ही, हो ही जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास गोल्ड है एसेट क्लास के तौर पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास रियल एस्टेट होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास फिक्स इनकम है ही, चाहे एफडी हो, पीपीएफ हो, बहुत सारे आप कुछ ना कुछ आपके पास होगा। ठीक है, क्या नहीं है आपके पास डायरेक्टली? शेयर, इक्विटी, और सबसे ज़्यादा रिटर्न वही बनता है, सबसे ज़्यादा रिस्क भी वही है, सबसे ज़्यादा रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में वही बनता है। तो जहाँ बाकी सब चीज़ों में लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं बनता, वो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। हाँ, प्रॉपर्टी 15-20 साल बेचेंगे नहीं, अगली जनरेशन ही बेचती है ना। गोल्ड तो आप जिंदगी में कभी बेच ही नहीं पाते। गोल्ड बेचने का मतलब भी आजकल आपने तो वो सोचते ना, पड़ेगा गोल्ड बेच रहे हो, हाँ, मतलब नहीं गोल्ड बेच रहे हो, हाँ, मतलब ऐसी क्या मुसीबत आ गई। लेकिन वही वाली बात है, जो रिटर्न कम दे रहे हैं उसमें 20-25 साल आप इन्वेस्टेड हो, जहाँ रिटर्न सबसे ज्यादा पैसा उसे देख भी नहीं रहे हो। अच्छा, समझिए आपकी सेविंग 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपए में आपने 75 लाख रुपए का तो फ्लैट ले लिया, 20 लाख का आपका गोल्ड है, 3-4 लाख की एफडी है, मुश्किल से 50,000 के शेयर नहीं होंगे आपके पास, लेकिन टेंशन पूरी उस 50,000 की है, बिल्कुल, जो इतने से हैं। बाकी 99,50,000 रुपए में क्या हो रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक श्योरिटी है जैसे। हाँ, ये तो कहीं नहीं जा रहा। यही हाल है एक्चुअली। लेकिन अनिल जी, जब हम प्लान्स की बात करते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, अब बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, दोनों में से कौन से ल्यूक्रेटिव? बुखार वाली हल्की सी फीलिंग आ रही है, बॉडी एक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, थोड़ा गला थ्रोट ऐसा हो रहा है, तो क्या कौन सी गोली खाती है? क्रोसिन खा लेती है, ठीक है। कितनी? 1, 2, 3? एक खाने के बाद एक भी अवॉइड करने की कोशिश नहीं खानी तो पड़ेगी, मतलब हाँ, एक खाने के बाद ठीक नहीं हुए फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने के बारे में। क्यों नहीं हो पा रहा, हमने जो इलाज किया उससे कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। यही फर्क है डायरेक्ट प्लान में और आप कोई एडवाइजर के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि आप डॉक्टर हैं, ठीक है, सिंपल। मुझे पता है कि ये फंड अच्छा है, और मैं अगर मुझे पता है ये फंड अच्छा है तो मैं एडवाइजर को क्यों उसका फायदा दूं? सिंपल चीज़ है। डायरेक्ट प्लान में आप क्या करते हैं, जब आप सीधे फंड के पास जाकर कहते हैं कि मुझे ये आपके इस फंड में पैसा लगाना है, हाँ, ठीक है, तो आपके फंड के बीच में कोई नहीं है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, आपका रिटर्न बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, आपका खर्चा कम लगेगा, हाँ, तो नेचुरली आपकी जो भी रिटर्न आएगी वो बढ़ेगी। और जो डायरेक्ट प्लान नहीं हो कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के थ्रू आप जब जाते हैं, तो वो उस वाले प्लान में आपके उसका भी जो थोड़ा सा फीस का अमाउंट होता है वो फंड उन्हें देता है, आपसे वो नहीं लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो खर्चा है। अब बात वही है, अगर आपको लगता है आप डॉक्टर हैं और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो फिर चलिए इस डायरेक्ट प्लान के साथ। और अगर आपको लगता है नहीं, देखिए मुझे आप पूछेंगे, मैं कभी एडवाइज नहीं करता कि आप डायरेक्ट प्लान में पैसा लगाएं, एडवाइजर होना ही चाहिए। अच्छा, एडवाइजर होना चाहिए, एडवाइजर को आपको कमाने दो, लेकिन आपकी कलाकारी ये होनी चाहिए कि आप एडवाइजर से उतना निकाल पाए कि जितनी फीस वो ले रहा है उससे ज़्यादा आप उससे निकालो, ट्रैक कर पाए उसे ठीक से, है ना, कंट्रोल मॉनिटर हो पाए। हाँ, आप एक काम करो, आप अपना एक पोर्टफोलियो बना लो कि मैं करूंगा तो ये करूंगा, एडवाइजर को अच्छा तो आप मेरा बना के दो,
ठीक है। फिर आपका एडवाइजर का एक साथ पोर्टफोलियो बना दिए। भाई मैं लगाता तो इन फंड में लगाता, एडवाइजर ने आपको इन फंड में रिकमेंड किया, ट्रैक करो, कंपेयर करो। हाँ, साल 2 3 5 साल बाद देख लो कि अगर एडवाइजर वाले फंड का रिटर्न जो पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा आ रहा है, बस ठीक है। भाई मेरा पॉइंट ये है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देना कुछ भी गलत नहीं है, आपको सर्विस मिलनी चाहिए। एडवाइजर को एडवाइजरी फीस देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाई एक सिंपल चीज़ है, मुझे बताओ, अगर आपको घर बनाना है तो क्या आप आर्किटेक्ट को पैसा नहीं देते हैं? बिल्कुल। आपको एक केस लड़ना है तो क्या आप वकील को पैसा नहीं देते हैं? क्या आपको हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर को पैसा नहीं देते हैं? तो यार ये भी तो यार फाइनेंशियल इश्यूज है, जिसका काम उसी को साथ। हाँ। मेरा पॉइंट सिंपल है, मैं जो समझता हूँ, अगर आपने थोड़ा भी ढंग का एडवाइजर चुना है तो वो आपको जितनी फीस उसको जा रही ना, उससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको करवा देगा, उतनी एडवाइस तो दे देगा। लेकिन अगर आपका एडवाइजर भी बेकार है और आप भी बेकार है कि उससे नहीं निकलवा पा रहे हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो आप कहीं भी पैसा लगाओ, भगवान भरोसे। तो इसलिए एडवाइजर रखिए, डायरेक्ट प्लान के बजाय एडवाइस लीजिए, ट्रैक कीजिए। पैसे की बात है, थोड़ी मेहनत तो करी जा सकती है, करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल पूछिए ना 4 अच्छे उससे, ये नहीं ये क्यों, इस फंड में ये क्यों है, इसका रिटर्न इससे बढ़िया या खराब क्यों है, उसे भी पता चले कि नजर है हमारी। और बिल्कुल, आप 4 सवाल पूछेंगे तो एडवाइजर भी आपके पास तैयार होकर आएगा, भाई अनिल जी के पास जाना है, ये 4 सवाल पूछ लेना, नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी। मैं तो एक नहीं 2 एडवाइजर रखता हूँ। अच्छा, हाँ, जबकि आप सब मुझसे एडवाइस ले रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपको एक एडवाइस भी काम से मिल जाती है, काम की मिल जाती है, तो आपका फायदा हो जाता है। फर्ज करें कि कोई एक एनबीएफसी ऐसी है जो डूबने वाली है, आपका किसी डेट फंड में पैसा है, अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि अगर मेरे पास 20 स्कीम है तो उस 20 स्कीम में देखूं कि इसमें पोर्टफोलियो मंगाऊं, चेक करूं, अरे ये एनबीएफसी है। मैंने मेरे एडवाइजर को अगर फ़ोन किया, यार जरा देखो भाई इसका एक्सपोजर किसी में है क्या, सर इसमें है, तुरंत रिडीम कर दो, आपके पैसे बच गए ना। हाँ, तो एक अच्छी एडवाइस आपके कहाँ काम आ जाएगी, और वो कहाँ काम आती है वो आपके पास आपको आना चाहिए, और इसीलिए एडवाइजर का होना बेहद जरूरी है। 100%। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने कई सालों तक खुद म्यूचुअल फंड एडवाइजरी की हुई है, इसलिए भी मैं जानता हूँ कि एडवाइजरी वाकई में अच्छी है, करना चाहिए, उससे फायदा होता है। ठीक है, एडवाइजर आप अच्छा चुनिए बस थोड़ा सा। ठीक है, और ट्रैक करते रहिए। अब अनिल जी, मान लीजिए मेरे इमरजेंसी फंड के पैसे लिक्विड फंड में हैं जी, क्या इसे निकाल कर फिलहाल बैंक में रखा जाना चाहिए? अगर इमरजेंसी खत्म हो गई तो निकाल लो। हाँ, भाई इमरजेंसी क्या है जो हमें पता नहीं, हाँ, अचानक से कभी आ जाएगी, बिल्कुल, करेक्ट। तो इमरजेंसी तो भाई इमरजेंसी है ही इसीलिए, और इमरजेंसी फंड भी इसीलिए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरजेंसी फंड के साथ कभी छेड़छाड़ करनी चाहिए, और स्पेशली इस तरह के माहौल में, अभी जिस तरह का माहौल है चिंताओं का, नहीं निकालना चाहिए। देखिए लाइफ के अपने रूल, आपका पैसा आपके काम नहीं आए तो काम का क्या। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पैसा इमरजेंसी में काम ना है, आप थोड़ा सा कमाई करने के लिए, रिटर्न कमाने के लिए अगर आप है ना इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट कर देंगे इक्विटी में, और मुसीबत आ गई तो अनिल जी आपके पास पैसे हैं क्या, थोड़े मुझे दे सकते हैं? जी, यही करेंगे ना, कोई दोस्तों से मांगेंगे, बिल्कुल, वैसा क्यों करना वो है? क्यों करना है? इमरजेंसी फंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है अनिल जी, इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड, इसके मायने क्या है? इंटरेस्टिंग। और इसमें से ऑप्शन कौन सा अच्छा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए इंडेक्स फंड तो ये सिंपल कि जो इंडेक्स है उसमें पैसा लगा रहे हो आप एक तरह से, जैसे निफ्टी का फंड हुआ, या सेंसेक्स का फंड हुआ, या बैंक निफ्टी का टाइप का फंड हुआ। अच्छा, इसमें सेक्टर लीडर शेयर्स वगैरह कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, सिंपल वो फंड, आप निफ्टी फंड में पैसा लगा रहे हो तो जो रिटर्न निफ्टी का आएगा वो रिटर्न आपका आ जाएगा, न कम न ज्यादा। ठीक है, क्लियर कैलकुलेशन एकदम। आप खुद रोज कैलकुलेट कर, आपको एनएवी भी देखने की जरूरत नहीं। सपोज आपने 8000 के लेवल पे एंट्री की, 9000 हो गया, तो आपको खुद को पता है कि मैं 1000 पॉइंट के गेन पे बैठा हूँ, एग्जैक्टली उतना ही रिटर्न आएगा। ठीक है, 5-7 बेसिस पॉइंट छोड़ दीजिए इधर उधर जो खर्चे उड़ चुके, बाकी ब्रॉडली वही रिटर्न आएगा आपका। क्लियर है? ठीक है, ये आपका इंडेक्स फंड हो गया। अब एक्टिव फंड से मतलब क्या? इंडेक्स फंड को हम एक्टिव फंड नहीं मानते, पैसिव फंड मानते। क्यों? पैसिव मतलब सुस्त, इंडेक्स को हम पैसिव फंड मानते। पैसिव मतलब, पैसिव का हिंदी में मतलब सुस्त। सुस्त मतलब क्या? जो ये फंड चला रहा है उसे अपना दिमाग नहीं लगाना कि मैं क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं। अगर अनिल सिंह ने बोला आज मेरा 1 लाख रुपया निफ्टी फंड में जाना चाहिए, तो
जो फंड मैनेजर, उसका काम सिंपल इतना ही है, कंप्यूटर में डालेगा 1 लाख रुपए के मुझे निफ्टी के स्टॉक उसी प्रोपोर्शन में खरीदने हैं जिसमें जितना वेटेज है, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, जो वेटेज है इंडेक्स को खरीदना, इंडेक्स वैसे के वैसे उसी प्रोपोर्शन में खरीदना है। दिमाग का लगाना है आपको, करेक्ट। दिन के अंत में जितना पैसा आया आप प्रोपोर्शनेटली उतने शेयर खरीद लिए। ये इंडेक्स फंड है, इसको लिए बोलते हैं पैसिव, दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। दूसरे फंड होते हैं एक्टिव फंड, हाँ। जहाँ फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाता है। अब वो कोई डाइवर्सिफाइड फंड होगा, लार्ज कैप फंड होगा, मल्टी कैप फंड होगा, वहाँ फंड मैनेजर ये बोलता है कि अगर निफ्टी में तो आपका 50 स्टॉक है, भले ही लार्ज कैप फंड कोई ले रहा है, मैं तो जी कोई ओएनजीसी नहीं लूंगा। ठीक है, उसमें से ये मैं नहीं लूंगा, मेरी मर्जी नहीं लूंगा, मैं तो रिलायंस ज्यादा लूंगा, ओएनजीसी कम लूंगा, करेक्ट। मैं तो शायद बैंक में आईसीआईसी बैंक लूंगा, कोई दूसरा बैंक कम लूंगा, डिपेंड करता है। तो वहां पर फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाकर पोर्टफोलियो बनाता है और उसकी कोशिश क्या है, निफ्टी से बेहतर रिटर्न देने की। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव फंड वो फंड है जो फंड मैनेजर अपने दिमाग से करता है। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारे यहाँ तो फिर भी हमारे फंड मैनेजर स्मार्ट भी हैं, अच्छे भी हैं, और एक्टिव फंड होने की वजह से और रिटर्न्स भी ज़्यादा देते हैं लार्ज के फंड्स के, इंडेक्स फंड के मुकाबले। लेकिन वर्ल्ड ओवर इंडेक्स फंड को बीट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब होता क्या है, जब आपको पता है कि आपका फंड मैनेजर इंडेक्स फंड बीट नहीं कर सकता, एक्टिव फंड में फीस भी वो ज़्यादा लेते हैं, 2-2.5% तक की फीस ले लेते हैं। अच्छा, अपना दिमाग लगाने की, अपने दिमाग लगाने के पैसे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर इन्वेस्टर क्या सोचता है, छोड़ो ना, इनको क्यों पैसा देना है, एक तो रिटर्न ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं कितना देंगे नहीं देंगे, मैं तो सीधा इंडेक्स में डालूंगा, पैसिव फंड में, इंडेक्स फंड में पैसा डाल दिया। तो अब होता है क्या, इंडेक्स फंड में और पैसा आता है, और पैसा आता तो वो और इंडेक्स खरीदते हैं, और इंडेक्स खरीदते तो और इंडेक्स ऊपर जाता है, और इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडेक्स फंड ज्यादा रिटर्न अच्छा देता है। तो ये पूरी दुनिया में यही चल रहा था, अभी यही साइकिल है, अभी तक यही चल रहा था। तो इसलिए ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड जो है वो बढ़िया पैसा दे रहे थे। तो अब आप किस कैटेगरी में है? देखिए, मैं तो प्रीफर करता हूँ एक्टिव फंड लेना। मैं इंडेक्स फंड लेना कम प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मुझे पता है कि हिंदुस्तान में कोई नीलेश शाह, कोई नवनीत मुनोत, ऐसे कई सारे बढ़िया बढ़िया फंड मैनेजर हैं जो इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, देते आए हैं, मुझे उन पे भरोसा है। लेकिन आपको अगर फंड मैनेजर पे भरोसा नहीं है और नहीं लेना, तो आप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। अदरवाइज मेरा तो प्रेफरेंस हमेशा डाइवर्सिफाइड फंड्स का रहता है, मैं वो प्रीफर करता हूँ। ठीक है, लेकिन अनिल जी, अगर पैसिव फंड को चुने हम, तो फिर इसमें किसी इंडेक्स में निवेश करना ठीक है या फिर ईटीएफ में? इंडेक्स में, ईटीएफ में भी कर सकते हैं। देखिए, उसमें फिर आपको है ना एक चीज समझनी पड़ेगी मानसी, कि आप वाकई में एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो फिर दिमाग मत लगाइए, सीधा जाके इंडेक्स फंड ले लीजिए। और अगर आप है ना बीच बीच के मूव का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप ईटीएफ ले लीजिए। ईटीएफ क्या एक्सचेंज पे ट्रेड होता है ना। तो आपने 8,500 पे समझिए निफ्टी का ईटीएफ खरीदा, 9,500 हो गया, 1000 पॉइंट बन के भेज देते, वापस आएगा नीचे ले लूंगा। लेकिन इंडेक्स फंड में बार बार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, एग्जिट लॉट वगैरह होते हैं, एंट्री एग्जिट थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्लस क्लोजिंग बेसिस पर आपको करना होता है। दिन के दौरान ही नीचे का सर्किट लगा, उस वक्त तो आप खरीद नहीं पाए। इंडेक्स फंड तो डे एंड एनएवी पे होता है, बात सही है, हाँ। दिन के अंत की एनएवी पे। लेकिन ईटीएफ तो आप दिन में कभी भी खरीद बेच सकते हैं। तो अगर आपको वो फ्रीडम चाहिए, थोड़ी किक चाहिए, मजा आए, ट्रेड भी कर लूं, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट है, हाँ। तो ईटीएफ करिए। ठीक है, और बिल्कुल 5, 10, 15 साल के लिए लगा रहे हैं तो इंडेक्स फंड लगा के भूल जाइए। लेकिन आप थोड़ा एक्टिव हैं, लाइफ में फन भी चाहिए, किक भी चाहिए, तो फिर ईटीएफ करिए। ठीक है, ईटीएफ में कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, लेकिन अनिल जी, अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड्स की। जी। और हम आप ही की फिलहाल चॉइस क्या है वो जानना चाहेंगे। सेक्टोरल फंड्स में अगर निवेश करने का मन बना रहे हैं, कौन से सेक्टोरल क्यों करना है? नहीं, क्यों करना है? सब तो गिरा हुआ है अभी, हाँ, है ना। मैं दो चीजों को कंपेयर करता हूं जो कंपेरेबल नहीं है। एक मल्टी कैप फंड और दूसरा सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड में आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि ये सेक्टर चलेगा, हाँ। अब आप कौन है डिसाइड करने वाले? और अगर आप इतने समझदार हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन जब अगर आप इतने समझदार नहीं, तो आप मल्टी कैप फंड में पैसा डालिए सेक्टोरल फंड के बजाय। वहां फंड मैनेजर को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा सेक्टर चलेगा। और कोई सेक्टर बहुत चल गया, मसलन अभी जैसे कोरोना हुआ, हाँ। तो सबसे पहले क्या चला? केमिकल सेक्टर। केमिकल के बाद फार्मा चला, वो चर्निंग चलती रहती है, हाँ। ठीक है, कभी मेटल चलेगा। तो फंड मैनेजर अपने दिमाग से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जा सकता है।
हाँ, फ्रीडम रहेगी उसके पास। आपने एक सेक्टोरल फंड में डाल दिया तो हो गया। आपको तो हो गया लंबा, 1 साल 2 साल 3 साल तो डालना ही अब पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं नहीं तो 1 करेगा। साल पहले निकालोगे तो फिर एग्जिट लोड लग जाएगा। तो बिल्कुल। बाई नेचर में सेक्टोरल फंड के खिलाफ 2 वजह से हूँ, एक आप बन जाते हैं, दूसरा रिस्क ज्यादा होती है। समझिए आपने एनबीएफसी वाला सेक्टर ले लिया गए तो गए आप काम देख रहे से। हो निफ्टी 7,500 से 9,500 हो गया, मैं तो वही का वही बैठा हूँ, हाँ। उल्टा नेगेटिव हूँ, गुनाह हो गया जैसे। है ना। तो ये काम मत करिए। हाँ, लेकिन फिर भी कोई मेरे बोलने से रुकेंगे ये लोग? नहीं हो जो सकता नहीं है। रुकेंगे उनके लिए एक सलाह है, पहली बात बजाय सेक्टोरल फंड के आप मल्टी कैप फंड ले लीजिए। ठीक है। दूसरा, फिर भी जिनको सेक्टोरल फंड या सेक्टर पे ही इंटरेस्ट है तो मैं मेरी पसंद के सेक्टर बता देता हूँ। ओके। ठीक है, पहला मेटल्स। जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी और आ रही है जो, हाँ। मेटल्स मुझे अच्छा लगता है। दूसरा फार्मा, और ये मैं 7,500 के निफ्टी से बोल रहा हूँ, मेटल्स फार्मा चल भी गया, आपने देखा कैसे, 2 पसंद है। तीसरा एफएमसीजी, ये भी भाग रहे हैं। बाकी और कुछ हम करें ना करें, खाना पीना बराबर चल रहा है, चल ही रहा है। लॉकडाउन में भी, और ज्यादा ही हो रहा है, कम हाँ, नहीं हो रहा है। पैनिक बाइंग भी हो रही है। पैनिक बाइंग भी हो रही है, हालांकि पैनिक बाइंग तो आगे जाके कम हो जाएगी नेचुरली, हाँ, बट फिर भी ये तीसरा सेक्टर है। एक सेक्टर मुझे थोड़ा सा हाई रिस्क है लेकिन मुझे पसंद है, वो है सरकारी कंपनियों का। ठीक है। स्पेशली तेल कंपनियां वगैरह, 30 का क्रूड है, $30 का। हाँ। मतलब इन कंपनियों के लिए 3-5 साल की कमाई दिखती है। कोई क्रूड ऐसा भाग के 70-80 अब नहीं होने वाला है ना। तो तेल कंपनियां भी, कुछ मेटल कंपनियां भी, कुछ और सरकारी कंपनियां जो अच्छा डिविडेंड दे रही हैं, तो ये एक अच्छा प्ले हो सकता है। तो और एक सीमेंट, ठीक है। ये सीमेंट 5 भी? सेक्टर, हाँ 5 चीजें मुझे पसंद है, मेटल, फार्मा, सीमेंट, एफएमसीजी और सरकारी कंपनी। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अगर कोई सेक्टोरल फंड इनमें से चूज करके लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसमें एक ही चीज़ है कि सबसे ज़्यादा फार्मा बहुत भाग गए, तो फार्मा में जब तक साइजेबल करेक्शन ना आए तब तक मत अभी करिए। के लिए छोड़ दो। अभी नहीं, बट मुझे सेक्टर पसंद था लेकिन भाग गए हैं तो अब कुछ नहीं क्योंकि करें। सबसे ज़्यादा फार्मा ही चला है, तो बिल्कुल। थोड़ा ठंडा हो जाने दो। तो एक तो मल्टी कैप आपकी सबसे पहला प्रेफरेंस, मल्टी लेकिन कैप तो बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर सेक्टर्स नहीं माननी है बात तो फिर बिल्कुल, मेरे को ऐसी गलतफहमी थोड़ी जो मैं बोलूँगा सब मान ही लेंगे। तो सबका अपना अपना दिमाग है, फिर जिसको जो लगाना है लगाएं। बाकी मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर पे भरोसा रखिए। बिल्कुल। अनिल जी, टैक्स सेविंग के लिए क्या ईएलएसएस फंड में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं? 100% करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। आपके पास टाइम है, टाइम एक्सटेंड भी हुआ है, तो अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं तो करिए। लेकिन अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप दूसरे फंड में भी डाल सकते हैं। वैसे आमतौर पर ईएलएसएस फंड ने रिटर्न अच्छे दिए हैं। क्यों अच्छे दिए वो भी बता देता हूँ। कि क्या है, वो टैक्स के चक्कर में 3 साल आप पैसा तो निकाल नहीं सकते, तो उस फंड में आता ही आता है, निकलता कम है जी, और 3 साल बाद भी लोग निकालना भूल जाते हैं, तो चल रहा है, चल ही रहा है जी। तो फंड में स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसलिए वहाँ फंड की आमतौर पर आप देखिएगा ईएलएसएस फंड की परफॉर्मेंस दूसरों के मुकाबले में बेटर है। बिल्कुल होती है। हाँ, बट ये है कि भाई आपको बेनिफिट तो वही है ना, ले दे के कितना मिलेगा, 1.5 लाख का, तो वो तो आपके कहीं कहीं और पीपीएफ में इधर उधर आपके टैक्स बेनिफिट तो पूरे हो ही जाते हैं। तो खाली टैक्स बेनिफिट के एंगल से लगाना चाहें तो अब तो 100% लगाना चाहिए, सोचना ही नहीं है। लेकिन टैक्स बेनिफिट के अलावा तो फिर आप चाहें तो ईएलएसएस भी ले सकते हैं, दूसरा फंड भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मच अवेटेड सवाल जिसका व्यूअर्स को इंतजार है, आपके पसंदीदा फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कहाँ पर पैसे लगाएं? देखो आंसी, मैं आमतौर पर कभी अपनी पसंद के फंड बताना नहीं चाहता, और मैं कहाँ पैसा लगाता हूँ वो भी नहीं बताता हूँ। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये नहीं कि मेरे बताने का मतलब मुझे छुपाने में कुछ मज़ा आता है कि मैं ही पैसा बना लूँ और कोई ना बना पाए। ऐसा नहीं है कि उन फंड में ढेर सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, लेकिन उसका एक रीज़न है। से सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक खरीदिए, तो एचडीएफसी बैंक में मेरे लिए आपके लिए सेम चीज़ है, खरीदने बेचने की राय। लेकिन अगर मैं एक कोई फंड आपको बोलता हूँ कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एचडीएफसी इक्विटी फंड खरीदिए बेचिए, तो वो फंड मेरे लिए सही हो सकता है, आपके लिए ना हो, क्योंकि उस फंड में खाली एक स्टॉक नहीं है, स्टॉक्स का कंपोजिशन है, पोर्टफोलियो है। अब हर एक फंड का एक अलग तरीका होता है। लोग बहुत बार मुझे एक ही चीज पूछते, सर बेस्ट वाला फंड बता दो एक। ठीक है, सबसे बढ़िया फंड कौन सा है? सबसे बढ़िया फंड से मतलब जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे? जी नहीं, रिटर्न सबसे ज्यादा देने वाला फंड सबसे बेस्ट हो ये जरूरी नहीं। ओके। आपको क्या सूट करता है, हाँ वो जरूरी है, वो जरूरी है। आप पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया वो फंड डालोगे, पूरी संभावना है कि अगले साल वो टॉप 3 में नहीं मिलेगा।
ये इतिहास बताता है। तो ऐसी सिचुएशन में हर एक आदमी के लिए, हर एक इन्वेस्टर के लिए फंड सिलेक्शन अलग अलग होता है। आपके गोल्स अलग है। मुझे तो मैं पैसा क्यों डाल रहा हूँ? मैं पैसा है ना, एक्चुअली ईमानदारी की बात है, या तो मुझे 70 साल में लगेगा, या हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मुझे लगे ही ना, मैं मेरे बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास इतनी व्यवस्था है कि शायद मुझे ना लगे जी। क्या आपकी भी वही सिचुएशन है? सबकी अलग अलग ही होनी है ना? या मैं एक सर्विस क्लास रिटायर्ड आदमी हूँ 60 साल का, और मुझे हर महीना पैसा चाहिए खर्चा चलाने के, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अलग होगा, तरीका अलग होगा। तो इसलिए हर एक के लिए फिर अलग अलग तरीका होता है। फिर भी मैं अपनी पसंद के फंड बता देता हूँ, जहाँ मैं पैसा लगाना पसंद करता हूँ वो आपके लिए सही हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना? वो आप डिस्क्लेमर ध्यान में रखिए। आपके मेरी पसंद के फंड मैं बता रहा हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि ये फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होंगे। ये मेरी पसंद के फंड है, जहाँ मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कंपोजिशन, स्टॉक्स में फंड मैनेजर की माइंडसेट, कितना रिस्क वो लेता है, कितना नहीं लेता है, मेरी रिस्क लेने की ताकत कितनी है, मैं वो सब देख के लेता हूँ। भाई देखिए, मैंने किसी एक फंड में पैसा लगाया और मान से 30% नीचे हो गई है भी, मुझे किसको जवाब देना है? मैं ही अनिल सिंह भी हूँ, पैसा भी मेरा है, मैंने ही डिसाइड किया। बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको बोला मानसी पैसा लगा लीजिए, जिम्मेदारी 30% नीचे, अनिल जी को ढूंढते आ जाएंगे आप। सर ये क्या है, क्या बताया था ये आपने ये क्या कर दिया? तो मेरे आपके पैसे के लिए मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है जी। इसलिए इसलिए मैं फंड बताना कम प्रेफर करता हूँ। लेकिन पिछली बार है ना, वो एक हमारे बीएसएफ के जवान आए थे अगरतला से, तो उन्होंने मुझे वो शो के दौरान ही फ़ोन पे बोला कि नहीं सर, आपके बताए हुए फंड ही चाहिए। तो मैंने कुछ फंड्स निकाले, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो लार्ज कैप फंड्स, सबसे पहले जो लार्ज कैप फंड्स में मुझे पसंद है वो एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, वो बढ़िया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। केनेरा रोबेको का ब्लू चिप फंड है, केनेरा रोबेको, वो अच्छा है, वो आप देख सकते हैं। और एक डीएसपी का टॉप 100 फंड है। ठीक है। तो लार्ज कैप फंड्स में आप पैसा लगा रहे हैं, और लार्ज कैप फंड्स में इस वक्त लगा भी सकते हैं क्योंकि लार्ज कैप भी अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं, बिल्कुल। तो वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके बाद आप मिड कैप फंड में आ जाइए। मिड कैप फंड में कोटक का एक कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड है। ठीक है। वो अच्छा फंड है, वो आप देख सकते हैं। इन्वेस्को का है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, वहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। और तीसरा है डीएसपी मिड कैप फंड। तो मैंने हर एक कैटेगरी में 3-3 बेस्ट फंड मेरे हिसाब से चुने हैं जी। ये बेस्ट फंड रिटर्न के हिसाब से ज़रूरी ना हो, लेकिन मुझे जो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। स्मॉल कैप फंड में एसबीआई स्मॉल कैप फंड 3 साल से इन्होंने बंद कर रखा था सब्सक्रिप्शन, अभी इन्होंने खोला है 1000 करोड़ के लिए। अच्छा। तब मैं तो भाग के लगा दूंगा एप्लीकेशन। ये 1000 करोड़ तक की एप्लीकेशन लेंगे। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड अच्छा है, वो लगा सकते हो आप। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का स्मॉल कैप फंड है, वो भी बढ़िया है। एस नरेंद्र साहब CIO है, एसबीआई में नवनीत मनोज साहब हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया फंड मैनेजर है। तो आप अच्छे लोगों को देख के पैसा लगाइए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस के फंड अच्छे कर रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक और है, वहाँ आप लगा सकते हैं। ये तीनों तो आपके अलग हो गए। अब आइए जिस फंड की कैटेगरी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे इसलिए पसंद है कि है ना, मैं वो उन फंड में डाल के ना मैं फंड मैनेजर की तरफ देखता हूँ कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो। वो है मल्टी कैप फंड। ओके। मल्टी कैप फंड में क्या है कि मानसी फंड मैनेजर हर तरह के फंड में लगा सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके पास छूट है। बिल्कुल। उसकी पसंद के शेयर खरीदे, उसकी पसंद की कैप के खरीदे। ये तो लार्ज कैप में लार्ज कैप ही खरीदने पड़ेंगे, स्मॉल कैप में स्मॉल कैप ही खरीदने पड़ेंगे। तो आपका मल्टी कैप फंड में पैसा जो जाना चाहिए वो सुंदरम लार्ज और मिड कैप फंड में है। ठीक है। दूसरा इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड है, उसमें आप डाल सकते हो। और कोटक का है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। ये 3 फंड मुझे पसंद। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारी पाठशाला हो गई जहाँ पर म्यूचुअल फंड, SIP, हर तरीके से जो भी सारी उलझने थी ये तो सुलझ ही गई। मेरे ख्याल से ज्यादातर सवाल सब कुछ, मुझे लगता है अब कुछ नहीं बचा जो ऐसा है कि जो अब भी बच गए हो तो प्लीज मुझे ट्विटर पे या फेसबुक पे लिख के भेज दीजिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आपके बाकी जवाब। और सबसे अच्छी बात, आपकी पसंदीदा फंड्स की लिस्ट हमें मिल गई है डिस्क्लेमर के साथ, जो कि आप बता रहे हैं। बिल्कुल, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लें। बिल्कुल, या फिर आप समझ लें कि आपके लिए वो फंड अच्छे हैं या नहीं, और उसके बाद अनिल जी